सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पे हिंदुस्तान ने कामयाबी का एक और परचम लहरा दिया है। 19,000 फीट पर इस दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक अब इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है। सैटेलाइट इंटरनेट के इस नेटवर्क से सरहदों की चौकसी और मुस्तैदी हो सकेगी। ये इंटरनेट सुविधा सियाचिन में तैनात जवानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। दुर्गम पहाड़ियों से घिरी हिंद की सीमा। यहां कदम कदम पर खतरा है। एक तरफ कुदरत की बेरुखी का डर तो दूसरी तरफ दुश्मनों से मिलने वाली चुनौतियां। लेकिन इस मुश्किल हालात में मुस्तैद हैं हिंदुस्तान के जवान। अब इन जवानों की चौकसी को मिल गई है इंटरनेट की रफ्तार। 19,000 फीट की ऊंचाई पर अब ये सैनिक 24 घंटे इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा शुरू होने से अब इमरजेंसी में हेडक्वार्टर को फौरन इत्तला दी जा सकती है। अब सैनिकों के लिए घर परिवार और रिश्तेदारों से बात करना आसान हो गया है। सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का काम किया है इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कोर ने। आर्मी की इस टीम को दुर्गम इलाकों में काम करने में महारत हासिल है। महीनों की मशक्कत के बाद फायर एंड फ्यूरी टीम ने सियाचिन की पहाड़ियों पर सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करने वाले डिश लगाए। सियाचिन की पहाड़ियों पर लगे डिश हर वक्त सैटेलाइट से जुड़े रहते हैं। इन सैटेलाइट की मदद से ही सियाचिन में इंटरनेट का नेटवर्क तैयार हो चुका है। रविवार को इस टीम ने सियाचिन में इंटरनेट सर्विस को एक्टिव कर दिया। सियाचिन में चौकसी आसान काम नहीं। यहाँ सर्दियों में इतनी ठंड पड़ती है कि रूह कांप जाए। -40 डिग्री की ठंड में हिंद के जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात डटे रहते हैं। गर्मियों के मौसम में भी सियाचिन की पहाड़ियों पर जरूरी सुविधाएं पहुंचाना बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन हिंदुस्तान ने सियाचिन में तैनात अपने करीब 10,000 जवानों को हर मुमकिन सुविधाएं देने का संकल्प पूरा किया है। सियाचिन में इंटरनेट सुविधा होने से दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करना आसान हो जाएगा। अब इंटरनेट की मदद से सेना खुफिया जानकारियों को आसानी से साझा कर पाएगी। सर्दी के मौसम में बर्फीली ठंड की आड़ में कई बार दुश्मन देश अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इंटरनेट की सुविधा होने से दुश्मनों की साजिशों का वक्त पर पर्दाफाश हो जाएगा। अब सरहद पर चल रही हर हरकत की जानकारी सेना के हेडक्वार्टर पर आसानी से पहुंचेगी। सियाचिन में तैनात सैनिकों को इंटरनेट की मदद से अब अपने घर से जुड़े रहने में भी मदद मिलेगी। इंटरनेट से वो जब चाहें अपने परिवार वालों से बात कर सकेंगे। सुरक्षा में आत्मनिर्भर हो चुका हिंदुस्तान अब भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार कर रहा है। हिंद की सेना तकनीकी तौर पर खुद को लगातार अपग्रेड कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी को और कड़ा किया जा रहा है। सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तैयारियां हिंदुस्तान की सेना को हर चुनौती का सामना करने की ताकत दे रही हैं। हिंदुस्तान ने अपनी सरहदों को हर खतरे से महफूज रखने का पूरा इंतजाम कर लिया है। सेनाओं को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। नई तकनीक की मदद से तीनों सेनाओं ने हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन देश के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए वायुसेना ने प्रोजेक्ट चीता पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत इजरायल से मंगाए गए हेरॉन ड्रोन को स्वदेशी तकनीक से घातक बनाया जाएगा। क्या है इस प्रोजेक्ट में और क्या खासियत होगी इसकी, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हेरोन ड्रोन की पैनी निगाहों से दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुश्मन चाहे जमीन के ऊपर हो या पानी की गहराई में हो, हवा में उड़ता कोई फाइटर क्राफ्ट हो या पानी के भीतर मौजूद पनडुब्बी हो, दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में, इसके थर्मल सेंसर कैमरे से छिपना संभव नहीं।
भारतीय वायुसेना ने हेरोन ड्रोन को अब और भी घातक और खतरनाक बनाने का फैसला किया है। इजरायल से पिछले साल मंगाए गए ये हेरोन ड्रोन अब आत्मनिर्भर भारत की ताकत से लैस होंगे, यानी इन इजरायली ड्रोन को अब स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों से लैस किया जाएगा। अब तक ये ड्रोन आसमान से दुश्मनों की निगरानी करते थे, लेकिन अपग्रेड होने के बाद अब ये ड्रोन दुश्मन पर हमला भी कर सकेंगे। भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है प्रोजेक्ट चीता। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इन इजरायली ड्रोन्स को स्ट्राइक यानी हमले के लिए तैयार करेंगी। इन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस करेंगी, सर्विलांस यंत्रों और क्षमताओं से ताकतवर बनाएंगी। भारतीय वायुसेना इजरायली ड्रोन्स को तीनों सेनाओं के लिए तैयार कराएगी, यानी जल, जमीन और आसमान, तीनों जगह हेरोन भारत की रक्षा और निगरानी में तैनात होगा। भारत ने पिछले साल 4 हेरोन ड्रोन इजरायल से खरीदे थे। इन चारों ड्रोन को सेना ने चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए 2021 में लद्दाख में तैनात किया था। भारतीय सेना में मौजूद सभी ड्रोन्स की तुलना में इसकी ताकत, क्षमता, रफ्तार सब कुछ बेहद ज्यादा है। ये ड्रोन जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आराम से उड़ान भरता है। एक बार में ये 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें कई तरह के सेंसर्स और कैमरा लगे हैं, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा, जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस, जो दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है। साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के राडार सिस्टम लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता, यानी इनमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा दमदार है। हेरोन ड्रोन की एक और खासियत है कि यह आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक को दे देता है, यानी सीमा के पास से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है। हेरोन ड्रोन की ये सारी खूबियां निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब इसे लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस कर अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का आज अंतिम संस्कार होगा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें 2000 वीवीआईपी के पहुंचने की उम्मीद है। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अंतिम संस्कार के लिए पहुंचेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को ही लंदन पहुंची थी, जहां उन्होंने क्वीन को श्रद्धांजलि दी। ब्रिटेन में 70 साल का सूरज डूब गया। 70 साल यानी एक लंबा वक्त। ना जाने कितने ताज उछाले गए, ना जाने कितने तख्त गिरे और गिराए गए। कई लोग जन्मे, कई मरे, कई मकान उजड़े, कई खंडहर बसे। 7 दशकों के लंबे वक्त जितना ही भव्य, विशाल और विस्तारित है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार। आज शाही और राजकीय सम्मान के साथ एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है। दुनिया भर के राजनेता महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटेन पहुंचे हैं। इनमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। दोपहर 3:30 बजे से अंतिम विदाई होगी। महारानी के अंतिम संस्कार में लगभग 500 लोगों को आने की इजाजत मिली है। 6 दशकों बाद शाही परिवार में ये ऐसा मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर यहां लोग जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार दोपहर लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंची, जहां उन्होंने भारत के लोगों की तरफ से क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी।
70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रही एलिजाबेथ द्वितीय 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने 6 फरवरी 1952 को अपने पिता किंग जॉर्ज के निधन के बाद केवल 25 साल की उम्र में ब्रिटेन का शासन संभाला। ब्रिटेन के इतिहास में वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली क्वीन रहीं। 2 जून 1953 को उनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। एलिजाबेथ न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि उन 14 देशों की महारानी बनी जो देश कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे थे। अपने जीवन काल में उन्होंने 90 देशों की यात्रा की। वो 3 बार 1961, 1983 और 1997 में भारत की शाही मेहमान बनी। 1961 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय शामिल हुई। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने भले ही कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जनता से रिश्ते निभाने में उन्हें महारत हासिल थी। लिहाजा किसी न किसी रूप में वो जनता तक अपनी बातें पहुंचाती रहती थीं। हर साल क्रिसमस के दिन उनका संबोधन होता था। 1957 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने पहली बार टीवी के जरिए लोगों को संबोधित किया। एलिजाबेथ ने 1974 में प्रिंस फिलिप से शादी की थी। उनका ये गठबंधन 9 अप्रैल 2021 को प्रिंस फिलिप का निधन हो गया और 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने निधन से 2 दिन पहले ही उन्होंने ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री लिज ट्रस को शपथ दिलाई थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब उनकी जगह उनके बेटे चार्ल्स ने ली है। अब चार्ल्स ब्रिटेन के किंग बने हैं, लेकिन 70 साल के राज में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जो कुछ किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, जम्मू कश्मीर में भी बदलते माहौल के बीच में तकरीबन हर रोज एक अच्छी तस्वीर, एक गुड तस्वीर सामने आ रही है। बदलाव की इसी मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में फिशिंग कंपटीशन का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने वाले लोग बेहद एक्साइटेड हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 हटने के 5 बरस बाद ही सही घाटी में बदलाव की बयार बह रही है। विकास के रास्ते पर सिर्फ घाटी का नक्शा ही नहीं बदल रहा, लोगों की सोच भी बदल रही है। युवाओं को नई नई एक्टिविटीज में व्यस्त किया जा रहा है। उनके अंदर रचनात्मक पहल जगाई जा रही है ताकि वो कश्मीर की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी दें और विकास के भागीदार बने। इसी बानगी को पेश करती है ये तस्वीर, जिसमें लोग एक ऐसे कंपटीशन का हिस्सा बने हुए हैं जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाता है। तस्वीरें पहलगांव के पास बहने वाली एक नदी की है, जहां एंगलर के जरिए फंदा डालकर मछलियों को फंसाया जा रहा है। कश्मीर एंगलर्स फेडरेशन की पहल पर जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग और मत्स्य विभाग की साझेदारी से आयोजित किए गए इस कंपटीशन में हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कवायद का मकसद कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेकर फिर से लोगों में उत्साह भरना है। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले भी खासे उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि मछली पकड़ने की ये प्रतियोगिता सिर्फ लोगों की सोच में बदलाव की कवायद नहीं, बल्कि यहाँ की मछलियों को बचाने से भी जुड़ी है। ये जो हमारा कंपटीशन अभी हो रहा है, ये खाली एक नया बहुत अच्छा कदम है। तो इसलिए हमको ये खाली कंपटीशन नहीं है, हमको अपने ट्राउट स्ट्रीम्स जो खत्म हुए हैं, वी हैव टू सेव देम, वी हैव टू सेव फॉर आवर जनरेशन। ये जो ट्राउट स्ट्रीम्स है, आप आज जाइए, यकीन मानो मेरा दिल नहीं कहता देयर आर सो बिग फिशेस। वैसे इस कंपटीशन में कई लोग ऐसे भी शिरकत कर रहे हैं जो सालों से मछलियां पकड़ते रहे हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स इवेंट के तौर पर इसमें शामिल होना उनके भीतर नया रोमांच भर रहा है। मुझे 45 ईयर फिशिंग करते हुआ है, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि ये इवेंट ऐसे हो रहा है कि जेके टूरिज्म, जो डायरेक्टर टूरिज्म है एंड फिशरी डिपार्टमेंट, जो पहली बार उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप फॉर
locals plus the tourists also. इस कंपटीशन के जरिए माना जा रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या होगा ये तो वक्त के हाथ में है, लेकिन सच ये है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली हर तस्वीर का संदेश बड़ा साफ है। न सिर्फ यहाँ हालात बदल रहे हैं, बल्कि लोगों के जीने का अंदाज भी, जिसमें अमन, मोहब्बत और विकास की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मां दुर्गा की भक्ति की करते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। मूर्तिकार मां की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कोरोना के बाद इस साल दुर्गा पूजा से पहले बाजारों में रौनक बढ़ी है। दुर्गा पूजा का त्योहार, दिन बस गिनती के बचे हैं। ऐसे में मां दुर्गा की प्रतिमा को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कलाकारों के आंगन में मां की मूर्ति जीवंत हो रही है। कहीं मूर्तियों को तराशा जा रहा है, तो कहीं पूरी सजगता से कलाकार उनमें रंग भर रहे हैं। कहीं मां का श्रृंगार हो रहा है, नाक में नथ, सिर पर मुकुट, तो साड़ी और कपड़ों पर चांद सितारे लगाए जा रहे हैं। आगर मालवा के ये मूर्ति कलाकार मां के अनेक रूपों को जीवंत करने की कोशिश में जुटे हैं। हाथ रहते हैं, त्रिशूल रहता है, जोत रहती है, मुकुट रहता है, फूल रहती है, तलवार रहते हैं, सभी रहते हैं। शेर तो रहता ही रहता है, पत्थर रहते हैं, राक्षस रहता है। कहीं मां शेर पर सवार है, तो कहीं महिषासुर मर्दिनी का रूप है, तो कहीं देवी दुर्गा के साथ महादेव की भी छाया है। त्योहार कोई भी हो, देवी देवताओं की मूर्ति को आकार देते, रंग भरते आगर मालवा के इन कलाकारों की इच्छा बस इतनी सी है कि इन मूर्तियों की बिक्री के जरिए उनकी जिंदगी में भी रंग भर जाए। तो अच्छा रहा था, लेकिन माताजी में देखते हैं कैसा क्या रहे। माताजी में हम चाहते हैं कि उम्मीद है कि अगर ऐसा ही हो माताजी में भी। बाकी पिछले साल माताजी का अच्छा नहीं रहता सीजन। माताजी का पिछले साल बहुत धीमा रहा था सीजन, बहुत कम लोगों ने बिठाई थी माताजी। और इस बार चाहते हैं कभी माताजी, इसलिए हमने माल भी थोड़ा कम बनाया इस वजह से। इन कलाकारों का कहना है कि इनकी बनाई मूर्तियां आसपास के इलाकों से लेकर राजस्थान तक जाती हैं। लिहाजा डिमांड के हिसाब से यह मूर्तियां तैयार होती हैं, 4 इंच छोटी से लेकर 7 फीट ऊंची तक। हालांकि किसी भी साइज में शेर पर सवार और 8 भुजाओं वाली देवी मां की मूर्ति की डिमांड ज्यादा है। प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात उस डांडिया की जिसके बिना नवरात्र का रंग थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। ऐसे में आज हम आपको गुजरात के उस गांव लेकर चलेंगे जहां घर घर डांडिया बनती है। क्या है इस गांव का डांडिया कनेक्शन और यहां बनी हुई डांडिया की डिमांड विदेशों तक कैसे पहुंच गई है, देखिए। यहां तैयारी हो रही है नवरात्रि को खास बनाने की, यानी डांडिया बनाने की। डांडिया, गरबा, रास ये सब नवरात्रि पर्व का अहम हिस्सा हैं। इनके बिना नवरात्रि अधूरी अधूरी सी लगती है और गुजरात में तो डांडिया का अलग ही क्रेज है। आज हम आपको बताएंगे गुजरात की उस जगह के बारे में जहां का बना डांडिया दुनिया भर में मशहूर है। नवरात्रि पर्व नजदीक आते ही आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि जो खरादी परिवार है गुजरात के छोटाउदेपुर जिले का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैमिली के सभी लोग जो डांडिया बनाने में जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो डांडिया है उसको
जो टिकूर से बनाने के बाद उसके ऊपर जो रंग बेरंगी कलर लगाया जाता है और साथ में पूरा जो परिवार है इसी काम में लग जाता है। गुजरात का संखेड़ा गांव, जहां का खराड़ी समाज इन दिनों डांडिया बनाने में जुटा है, क्योंकि नवरात्रि करीब है और इस बार डांडिया की डिमांड भी ज्यादा है। पिछले 2 साल त्योहारों पर कोरोना का साया रहा, त्योहार के साथ साथ रोजगार भी फीका रहा, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक है, लिहाजा डिमांड बढ़ गई है। देशी नहीं विदेशों से भी डिमांड है, क्या दुबई क्या कनाडा। डांडिया की मांग तो सब जगह से रहती है, बड़ौदा से, अहमदाबाद से, मुंबई से, सब जगह से जाते हैं हम डांडिया। यहाँ से डांडिया प्रख्यात है बिजनेस के लिए, और लाखों में डांडिया बनाए जाते हैं, 1000 2,000 की जोड़ी बनाई जाती है हम लोग। संखेड़ा के खरारी समाज के लिए डांडिया बनाना इनके पारंपरिक व्यवसाय का एक हिस्सा है। डांडिया बनाने में जुटे ये कारीगर बताते हैं कि डांडिया बनाने की उनकी ये परंपरा करीब 400 साल पुरानी है, लिहाजा नवरात्रि करीब आते ही पूरा परिवार इस काम में जुट जाता है। इनके लिए नवरात्रि आय का एक जरिया लेकर आता है। हालांकि इनके बनाए फर्नीचर भी काफी डिमांडिंग होते हैं। इनके बनाए झूले पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग झूल चुके हैं। ये डांडिया ये प्योर सागवान के अंदर बनता है, उसको जो लकड़ी आती है वो सागवान की आती है, और वो सब ये संखेड़ा हैंडीक्राफ्ट होता है, सब हैंड से पेंट होता है, और अलग अलग जो भी कलर की रिक्वायरमेंट कस्टमर की होती है वो सब कलर हम अवेलेबल करवा सकते हैं। और ये पूरा वर्ल्ड फेमस फर्नीचर है, उसीलिए ये डांडिया की भी पूरे विश्व भर में मांग है। सागवान की लकड़ी आवाज ज्यादा करती है, इसलिए डांडिया के लिए ये लकड़ी उपयुक्त मानी जाती है, और इसीलिए इसी लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ के कारीगर डांडिया बनाने में करते हैं। इन्हें आकार देते हैं, तराशते हैं, इनमें रंग भरते हैं। कई बार अलग अलग रंगों के डांडिया की भी डिमांड होती है। संखेड़ा का जो फर्नीचर है दुनिया भर में फेमस है, और इस वक्त नवरात्रि की वजह से सभी जो परिवार यहाँ के हैं वो डांडिया बना रहे हैं, और कोरोना के बाद डांडिया की मांग भी इस साल काफी बड़ी है और उनको अच्छी खासी रोजगारी भी इस वक्त मिल रही है। नरेंद्र पेपरवाला, गुड न्यूज टुडे, नर्मदा। और नोएडा में इन दिनों शिल्प हाट में वेस्ट से बेस्ट यानी कबाड़ से बनी चीजों की एक अनोखी प्रदर्शनी लगी है। ये प्रदर्शनी नोएडा अथॉरिटी और HCL फाउंडेशन ने मिलकर लगाई है, और इस प्रदर्शनी में आपको वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके बनाए गए एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये रंग बिरंगी चीजें, कुछ काम की कुछ सजावट की, ये सब कबाड़ का कमाल है। हैरान हो गए ना आप? कारीगरी ही ऐसी है कि कोई भी भौचक्का रह जाए। भला मिट्टी से कहीं फ्रिज बनता है? और ये कॉफी टेबल, बेंच सब प्लास्टिक के उन रैपर्स से बना है जिन्हें हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अभी रुकिए, यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो आपको लुभाएंगी, और जब आपको पता चलेगा कि ये सब उन वेस्ट मटेरियल्स से बने हैं जिन्हें आप कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, तो आप और भी हैरान होंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं नोएडा के शिल्प हाट में, जहां विश्व स्वच्छता दिवस के मौके पर कबाड़ से बनाई गई कमाल की चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। हम वेस्ट मैनेजमेंट एग्जीबिशन में घूम रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी अनोखी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। वैसे तो आपने वेस्ट कपड़ों से बहुत कुछ बनते हुए देखा होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो फाइल कवर है ये किस चीज से बनाया गया होगा, खासकर जिसका ये ब्लैक वाला पार्ट है ये किस चीज का है, तो शायद आप बोले कि धागे से तैयार किया गया है या किसी कपड़े से तैयार किया गया, लेकिन नहीं, ये जिसका ब्लैक वाला पार्ट है ये आपकी पुरानी कैसेट्स की जो रील होती थी उस रील से इसको तैयार किया गया है। ऐसा ही बहुत कुछ अनोखा इस स्टॉल पर बनाया गया है। इस स्टॉल पर बहुत कुछ है आपके देखने समझने लायक। स्टील की स्ट्रॉ, लकड़ी का टूथब्रश, पेपर कलर पेंसिल और सूखे पेड़ से बनी तमाम चीजें, सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं। और ये देखिए सबसे कमाल की चीज, शुद्ध मिट्टी से बना फ्रिज। गर्मियों में पानी ठंडा रखने के लिए मिट्टी की सुराही का इस्तेमाल तो खूब सुना होगा आपने, लेकिन मिट्टी का फ्रिज शायद ही सुना हो आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम करता भी है या नहीं, तो बनाने वाले से ही सुन लीजिए इस खास फ्रिज की खासियत।
ये पानी से चलता है, बिना बिजली के चलता है। ऊपर से हम पानी डालते हैं इसमें। 10 लीटर का पानी का स्टोरेज है, जो आप बाद में इसको पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको अगर ये बात समझ में नहीं आती है कि आपको अपने घर का वेस्ट डालना कहाँ है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इनके सेंटर्स को भी विजिट कर सकते हैं। कैमरामैन मनीष झा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कबाड़ से कमाल की एक और तस्वीर। गाजियाबाद में भी देखिए 2 कलाकारों ने प्लास्टिक वेस्ट से बेस्ट की तैयार किया है और अपनी इस कला से वो अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। ये कुर्सी, ये टेबल और इस्तेमाल की सभी चीजें देखकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये सब चीजें लकड़ी से नहीं बल्कि प्लास्टिक के कचरे से बनी है। गाजियाबाद के 2 आर्टिस्ट ने मिलकर स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ये सभी सामान प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किया है। प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा ना हो, इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दोनों ने इसकी शुरुआत की थी। मगर आज ये जागरूक करने के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें भी बना रहे हैं, जिसके लिए गाजियाबाद शहर से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने में इन्हें लोग मदद भी करते हैं। अवेयरनेस तो हो गई, अब ऐसा भी करना चाहिए कि कहीं काम भी आए, वो यूज में भी आए। तो फिर हमने बेंचेस, ट्री गार्ड, चेयर, टेबल, बच्चों की सिटिंग, स्कूल बेंचेस, डस्टबिन, ये सब हमने बनाना शुरू किया। हम कलेक्ट जो करते हैं प्लास्टिक, ये हम ड्राइव चलाते हैं। हिंडन नदी हमारे गाजियाबाद में, वहाँ से हम ड्राइव चलाते हैं। कॉलेजेस के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो सब आते हैं हमारे साथ और हम लोग 20 से 25 लोगों का ग्रुप बना के सोसाइटीज़ में, हिंडन नदी पे, गाजियाबाद की स्ट्रीट्स पे हम जाके ड्राइव चला के वहाँ से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि अलग अलग आकृतियों के साथ बनने वाली कुर्सी, टेबल से बच्चे जानवरों के नाम सीखते हैं और बच्चों को भी ये सामान खूब लुभा रहा है। ये तो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, बच्चे भी खुश होते हैं देख देख के। नई नई डिजाइन है ना, इसमें बत्तख है, डायनासोर है, तो बच्चे खुश होते हैं और बैठते हैं इन पे। प्लास्टिक का था, ज्यादा टिकाऊ नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, बच्चे जल्दी तोड़ देते थे उन्हें, फिर फर्श पे बैठना पड़ता था। अब जब से ये वेस्ट मटेरियल के चेयर और टेबल आए, तब से बच्चे जो इन पर बैठ रहे हैं, बैठ कर पढ़ रहे हैं और हमें भी आसानी होती है। हम बच्चों के साथ इन टायर बने हुए हैं, देखो कितनी सुंदर कुर्सियां, बच्चों के साथ बैठ कर शेयर करते हैं टेबल पर। प्लास्टिक वेस्ट से बना ये सामान न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित करता है, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बता दें आपको, केरल के एक ऑटो ड्राइवर की किस्मत चमक गई है। उसे छप्पड़ फाड़ बम्पर जीत मिली है। उसने शनिवार को केरल सरकार की ओनम बम्पर लॉटरी खरीदी। रविवार को उसे 25 करोड़ इस लॉटरी से जीते और उसकी किस्मत खुल गई। इस बार की ओनम बम्पर में खुली केरल लॉटरी के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार रहा। तिरुवनंतपुरम में श्री वहराम के इस ऑटो ड्राइवर अनूप ने ये लकी ड्रॉ में पहला पुरस्कार पाया है। अनूप फिलहाल ऑटो रिक्शा चलाकर आजीविका कमा रहे हैं और इससे पहले इन्होंने एक होटल में शेफ का काम किया है। पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। तो आइए डालते हैं नजर आज के विचार पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मेरे और अदिति के साथ अब मुलाकात होगी लंच टाइम में आप सभी के साथ कल। बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।